हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने पिछले टर्म पे आईपीएससी नोमेनक्लेचर बताया था अल्काइन का। ठीक है, वो पैरेलल चलता रहेगा, बट इसके साथ आज हम लोग ये थ्योरी पार्ट भी डिस्कस करेंगे। आपका थ्योरी पार्ट में पहला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो भी कंपाउंड्स पढ़े या आप आगे जो भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे वो कार्बन से ही रिलेटेड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। दैट्स वाई हम लोग कार्बन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए, पहले प्रॉपर्टी है टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा मीन्स होता है 4। आपने देखा होगा कि ये जितने भी कंपाउंड्स हम बना रहे हैं, कार्बन उसमें 4 बॉन्ड्स बना रहा है, चाहे वो सिंगल, डबल या ट्रिपल जिस फॉर्म में भी बना रहा है। टोटली वो कितने फॉर्म बना है, टोटली वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, तो टेट्रा कोवैलेंसी क्या होती है? देखिए, मैंने आपको बॉन्ड के बारे में बताया था कि 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना। तो आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ठीक है, और शेयरिंग करने और वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन और शेयर्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये ना, कोई एटम किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज, गेन या शेयर करता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। और जब वही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वही वैलेंसी क्या कहला जाएगी? कोवैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। तो कार्बन जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए हमने यहाँ पे टर्म वैलेंसी की जगह क्या यूज़ कर लिया है? कोवैलेंसी यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो टेट्रा कोवैलेंसी उसकी पहली प्रॉपर्टी है, मतलब कि उसकी जो कोवैलेंसी होती है कितनी होती है? 4 होती है। क्यों शो करता है टेट्रा कोवैलेंसी? देखिए, आपको पता है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो 2,4 6 होता है ना। कार्बन का 6 का क्या होता है? कार्बन का 6 होता है। तो देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने सिखाया था। आउटर मोस्ट और यहाँ सॉरी, पहले 2 और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने हो गए? 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे दिया है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन इज हाई एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मॉडरेट फॉर कार्बन। अब आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं? ये सब टर्म आपको 5th चैप्टर में डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, बट फिर भी एक बार सुन लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? समझो कोई एटम है, जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस हो गया उसका, और ये उसके चारों तरफ उसके क्या हो गए? ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, अब ये मान लो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इनर ऑर्बिटल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्या कह रही हूँ? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हम उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर किसी एटम के लिए ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना नहीं चाहता है ना भाई। अगर कोई चीज़, हमें किसी चीज़ को करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, इसका मतलब वो चीज़ होनी नहीं चाह रही है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसके लिए, है ना। तो अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो हमें अगर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना नहीं चाहता है। तो कार्बन के साथ भी यही होता है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? हाई है। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना तो नहीं चाहेगा। ठीक है, उसके आगे लिखा है एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मॉडरेट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? अब फिर से वही चीज़ समझिए कि मान लीजिए कोई ये एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिटल्स हो गए। अब आपका इलेक्ट्रॉन कोई आ रहा है बाहर से, हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है? यहाँ पे एंटर करवाना है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है आपका कि इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब आप अंदर एंटर करवा रहे हो, ठीक है, तो उस एंटर करवाते समय जितनी एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, जितनी एनर्जी क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब ये कहा गया है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उतना ज़्यादा एटम स्टेबल होगा। मीन्स एनर्जी जितनी ज़्यादा बाहर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा, एटम उतना स्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते समय ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए, है ना, यही होना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते समय ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए, तो कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता है। कार्बन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन को एंटर कराए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है। ठीक है,
ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो आपका इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एटम क्या होगा आपका, अनस्टेबल होगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल आपका नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है जबकि लो होनी चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, मॉडरेट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन भी करना है तो भी आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जो कि इसमें नहीं होती है। तो इसका मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं करेगा, है ना। देखो लिखा है देयरफॉर इट हैज़ नो टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इसके पास टेंडेंसी तो नहीं कि ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन है कि मतलब ना इलेक्ट्रॉन को देगा ना ही इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो प्रीफर क्या करेगा भाई, जब ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्योंकि शेयर अब एक ही इसके पास ऑप्शन बचता है भाई, लूज और गेन का ऑप्शन तो है ही नहीं इसके पास क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसकी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मॉडरेट है। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसी वजह से आपका जो कार्बन होता है वो कोवैलेंसी शो करता है, मीन्स वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना कि आयनिक बॉन्ड, बिकॉज इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी हाई एंड इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ मॉडरेट। एंड जब आप लोग फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड बनाने की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उसमें आप देखोगे पहला पॉइंट ये दिया रहता है कि आयनिक बॉन्ड अगर हमें कहीं बनाना है तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी उस एटम की क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या शो करता है, कोवैलेंसी शो करता है, ठीक। अब इसके पास ये एबिलिटी होती है कार्बन के पास कि ये जो इसके चार आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में चार इलेक्ट्रॉन है वो उन चार इलेक्ट्रॉन को दूसरे अदर एटम के साथ क्या करे, लिंक करे थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। लिंक कैसे हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। और वो अपने आप को जो होता है वो सेटअप कर लेते हैं लगभग 109 डिग्री 28 मिनट पे। आप इसको 109.28 डिग्री भी पढ़ सकते हो, जो कि एक टेट्राहेड्रल शेप होता है, जो कि क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं मीथेन का, जैसे हमने बनाया है, आपको पता चल गया कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो कार्बन 4 आपको पता है 4 है तो मतलब 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, आपको पता ही है। तो कार्बन मतलब CH4 होता है ना आपका मीथेन का। तो अब देखो, अब कार्बन यहाँ बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब इन सबको ऐसे कंबाइन कर दो और इसको यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो कार्बन अपने चारों वैलेंसीज को इसी तरीके से अरेंज करता है और ये जो एंगल होता है ना इनके बीच में, ये होता है 109.28 डिग्री, ठीक है, यही होता है इसके। तो ये हो गए इसका, इसीलिए ये कैसा शो करता है, टेट्रा कोवैलेंसी शो करता है। और इसका जो शेप होगा अरेंज किस फॉर्म में करेगा, टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करेगा। और उनके बीच का जो एंगल होगा बॉन्ड के बीच का वो होगा 109.28 डिग्री। क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, कैटिनेशन। तो द प्रॉपर्टी कैटिनेशन होता क्या है कि किसी भी एलिमेंट के ये प्रॉपर्टी या किसी भी एलिमेंट के एटम की ये प्रॉपर्टी कि वो आपस में ही लिंक करके लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन या रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। क्या कह रही हूँ मैं, किसी एलिमेंट के एटम की वो प्रॉपर्टी कि वो आपस में ही लिंक करके लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन या रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उनको कैटिनेशन कहते हैं। तो आपने अभी एग्जाम्पल आप पढ़ रहे होगे, हमने IPSC भी हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे होगे कि वहाँ पे हम लोग कार्बन की कितनी लंबी लंबी चेन बना रहे हैं भाई, ऑक्टेट तक जा रहे हैं हम, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो वो प्रॉपर्टी है कि नहीं कि कार्बन आपस में ही लिंक कर रहा है ना। तो इसी प्रॉपर्टी का कहते हैं हम कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन के अंदर ये बहुत अच्छी टेंडेंसी है कि कार्बन जो एटम होता है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होता है और स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग का फॉर्मेशन करता है। इसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी भी रिस्पॉन्सिबल है कि दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर इन नंबर देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक रीज़न ये भी है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो कार्बन होता है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। भाई देखो कार्बन की साइज़ बहुत छोटी है और इसके पास क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे कार्बन एटम या दूसरे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब एटम्स के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। क्लियर है बेटा आप लोग को।